नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं आज महिला पर्यवेक्षक की बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम का अगला भाग लेकर के। सर, ये अधिनियम आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका नाम ही है महिला पर्यवेक्षक और आप एक पर्यवेक्षक बनने के बाद एज अ महिला किसी न किसी फील्ड में सर्व करेंगी, काम करेंगे और जब उस क्षेत्र में काम करें तो आपके साथ वहां पे हो सकता है उत्पीड़न हो, यौन शोषण हो। इसलिए इन अधिनियमों की आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। एज अ महिला सुपरवाइजर ही नहीं, एक महिला होने के नाते भी होनी चाहिए। क्लियर होगी बातें? तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, महिला पर्यवेक्षक सीजी व्यापम जो आपका ले रहा है उसके ऊपर मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है हमारे अर्जुना क्लासेस की ओर से। अब जो भी फीमेल अभी तक हैं जो कोई भी वीडियो कोर्सेस नहीं लिए हैं, कोई वीडियो कोर्स ले भी लिए हैं, कहीं और ज्वाइन किए हैं, कुछ भी किए हैं, पढ़ाई कर रहे थे, सब चीज अपनी जगह पर है, मगर आप इस मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िए। लगभग 1500 से अधिक क्वेश्चन सर, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को लेकर के उसको अपडेट करके इस वर्ष के क्वेश्चन सर, जो नया नोटिफिकेशन आया था, नया नोटिफिकेशन के अनुसार जो नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे। आपके 299 रुपए से दोस्तों आपके ये टेस्ट अवेलेबल है। तो जरूर इसके बारे में एक अलग से वीडियो डली हुई है हमारे चैनल पे, उस वीडियो को देखिए और जानकारी लीजिए। और अन्य और किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करके आप पता कर लेंगे। और एक अर्जुना जैसी संस्थान से, देखिए अन्य संस्थान में आपको इससे कम प्राइस में कोई दे देगा तो अलग बात है, और एक अर्जुना जैसी संस्थान से, क्योंकि मेरे नजर में जब मैं विद्यार्थी था तो अर्जुना बहुत ऊंचे लेवल की संस्थान थी, तो एक अर्जुना जैसे संस्थान से विद्यार्थी हित में केवल 299 रुपए में अगर टेस्ट उतारा गया 1500 क्वेश्चन का, तो फिर मेरे लिए तो इससे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता था। और मैं यही चाहूंगा कि आप भी इस मौके को ना छोड़ें, जरूर वो वीडियो देखें टेस्ट वाला, आपका यूट्यूब में ही डला हुआ है। और अन्य किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर लें। क्लियर होगी बातें? चलिए, इसमें आपको पूरे केवल 299 रुपए आप देख रहे हैं। इस टेस्ट का कैसा रूपांतरण ऊपर रहेगा कि 1500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा, नए सिलेबस के अनुसार संभावित प्रश्न आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, विगत वर्ष के प्रश्नों का संग्रह भी आपको मिलेगा। और ये सब आपको मिलेगा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में। तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। और इस एग्जाम की और बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी और जानकारी है, उस वीडियो में आपको मिलेगा अच्छे से। यहाँ पर ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, इसलिए इसको जरूर इसके बारे में वीडियो देख लीजिए एक बार और फिर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इस नंबर पे। चलिए, और जिस पुस्तक की आप सबको बहुत ज्यादा इंतजार थी, महिला परीक्षक की भाग्य की संपूर्ण तैयारी के लिए जो अर्जुना पब्लिकेशन की बुक आई थी, जो खुद लक्ष्मी शुक्ला जी महिला परीक्षक जी ने जिसमें अपना सहयोग दिया है, खुद फीमेल सुपरवाइजर जो अब बनना चाहते हैं और वो है, उन्होंने अपना सहयोग दिया इस पुस्तक को डिजाइन करने में। हमारे डायरेक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर ने खुद अपना सहयोग दिया इस पुस्तक को डिजाइन करने में। इसमें 2023 के नए नए आंकड़े भी, जो नए अपडेटेड आंकड़े हैं वो डाले गए हैं। आपकी सब गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाए गए सभी आंकड़े और सभी अधिनियम तो बहुत ऑथेंटिक है हर एक चीज। और सर इसमें आपकी थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, तो हर एक चीज को इसमें समाहित कर दिया गया है दोस्तों। इस पुस्तक से अपने आप को जोड़िए और देखिए, उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। यही है वो पुस्तक जो आपके सामने इधर दिख रही थी, यही वो पुस्तक। तो जो आपके नजदीकी स्टोर पे उपलब्ध है, जल्द से जल्द आप जाएं अपने नजदीकी स्टोर पर और इस पुस्तक से अपने आप को जोड़ करके इस पुस्तक से अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि बहुत बेस्ट बुक डिजाइन की गई है ना। चलिए, इसका बैक पेज है। क्लियर होगी बात है? चलिए, बहुत ही बेस्ट बुक है, जरूर आप जुड़िए इससे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके जिस भी जिले में है वहां के नजदीकी स्टोर में उपलब्ध हो गया होगा, तो इसलिए जाके अपने आसपास के मार्केट में पता कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे। और अन्य किसी कोर्स से आपको जुड़ना है फीमेल सुपरवाइजर के बाद, सीजी व्यापम की किसी कोर्स से आपको जुड़ना है, हॉस्टल वार्डन से जुड़ना है, महिला परीक्षक से जुड़ना है, तो और सीजी व्यापम की किसी कोर्स से जुड़ना है, सीजीपीएससी के प्री मेंस, प्री कम मेंस, एडीओ, एसीएफ किसी भी एग्जाम से जुड़ना है, सब में लगभग आपके महिला परीक्षक को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी में 50% तक की छूट अवेलेबल है। तो महिला परीक्षक में ऑनलाइन कोर्सेस में, सारे ऑनलाइन कोर्स की है, आपकी 33% तक छूट अवेलेबल है। तो महिला परीक्षक में 33% ऑफ चल रहा है, अन्य सभी कोर्सेस में 50% तक छूट अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द जा करके इससे अपने आपको जोड़ लीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑफर खत्म हो जाएगा ये सोमवार वाला, तो फिर आपको वही हाईएस्ट कॉस्ट पे मिलेगा। आज आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 200 रुपए देना पड़ेगा, तो आपका नुकसान हो। देख लीजिए, बहुत लंबे लंबे समय होते हैं, 1 साल की वैलिडिटी होती है। आज ज्वाइन कर लीजिए, 2 महीने बाद पढ़ लीजिएगा, फीमेल सुपरवाइजर का बाद पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक पर, वो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। मैंने बोला ना कि अगर आप केवल फीमेल सुपरवाइजर के नाते ही नहीं, अगर आप महिला हैं और आप कहीं काम करते हैं
तो उस कार्यस्थल पर आपके साथ जो लैंगिक उत्पीड़न होगा उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके साथ कभी भी लैंगिक उत्पीड़न ना हो। सर लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है सर? लैंगिक उत्पीड़न दोस्तों सिर्फ ने आपके ये नहीं कि लैंगिक उत्पीड़न है तो उसके साथ यौन शोषण ही किया जाए, उसका दुष्कर्म ही किया जाए, नहीं। लैंगिक उत्पीड़न अपने आप में बहुत व्यापक शब्द, थोड़ा पहले शब्दों का मतलब समझिएगा थोड़ा, ताकि आपका दिमाग खुले। जैसे कि मेरे यहाँ 2 एम्प्लॉय हैं, एक जेंट्स एक मेल है, एक फीमेल, एक पुरुष एक स्त्री, दोनों सेम पद पे काम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं। मैं इसको दे रहा हूँ 15,000 मेल को और फीमेल को दे रहा हूँ 10,000, तो ये भी दोस्तों आपका लैंगिक उत्पीड़न है, क्योंकि मैं आपको कम पैसा कैसे दिया भाई? अगर मैंने दोनों को नौकरी पे रखा, सब चीज सेम है, हर एक स्तर पे आप सेम है, तो मैं आपको कम पैसा क्यों दे रहा हूँ? मतलब मैं आपके साथ कहेंगे लैंगिक भेदभाव ना कर रहा हूँ। मैं औरतों को अपने आप से हीन समझ रहा हूँ, पुरुषों को अच्छा समझता हूँ, औरतों को हीन समझता हूँ, ये भी लैंगिक उत्पीड़न है। दूसरा, कोई अच्छा टास्क है, कोई बहुत जिम्मेदारी वाला काम आया, आप लेडीज आप एक्सपीरियंस हो चुकी है, मगर मैं आपको ना देकर के आपके जूनियर्स को काम दे रहा हूँ, हर बार वैसा ही कर रहा हूँ। आप बोले कि सर मैं हैंडल कर सकती हूँ, तो मैं बोलूंगा अरे आपके बस का बात नहीं, छोड़िए। तो ये भी एक लैंगिक उत्पीड़न है। क्लियर हो गई बात? तो आपको जिस भी तरीके से भेदभाव महसूस हो लैंगिक रूप से, कि भाई मेल को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, फीमेल को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से ट्रीट किया जाए, वो सब का सब चीज लैंगिक उत्पीड़न है। क्लियर हो गई बात? हाँ, मगर यह की बात ध्यान रखेंगे, ये कार्यस्थल लिख दिया है, तो अगर आपके माता पिता बेटा बेटी में अंतर करते हैं, आपको लगता है, तो वो लैंगिक उत्पीड़न नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो कार्यस्थल नहीं है, वो आपका घर है। हाँ, उनके सोच हो सकते हैं कुछ पुराने हों, कुछ अलग ख्यालात के हों, तो वो अलग बातें हैं, तो उनके ऊपर केस मत कर दीजिएगा। एक कार्यस्थल की बात है, क्योंकि माता पिता कितने भी खराब होंगे तब भी आपको भैया अपनी संतान मानते हैं, भले थोड़ा बहुत भेदभाव करेंगे, मगर फिर भी आपकी जान पे, आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देंगे, उससे पहले अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। इसलिए उनके लिए नियम नहीं है ना, कार्यस्थल ध्यान रखना है। और लैंगिक उत्पीड़न आप अच्छे समझ गए होंगे, और उसमें भैया अधिनियम है 2013। क्लियर? अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन पहला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, कब हुई? 22 अप्रैल 2013 में, 22 अगस्त 2013 में, 9 दिसंबर 2013 में, या 1 जनवरी 2014 में? कब हुई बताइए? आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं पहले ही बोला था कोई नए आदमी ज्वाइन किए हों, कोई नई गर्ल्स ज्वाइन की होंगी, तो फिर जान लीजिए। हमारी जितनी पुरानी छात्राएं हैं वो क्वेश्चन पढ़ती हैं, ऑप्शन देखती हैं, वीडियो पॉज करती हैं, जाके आंसर टाइप करती हैं, फिर वीडियो प्ले करके अपना आंसर मैच करती हैं। पूरी वीडियो के दौरान वो इस क्रम को फॉलो करती हैं और लास्ट में फिर मैं बताती हैं कि मेरा जितने भी क्वेश्चन थे उसमें से कितना सही हुआ। तो आप भी अगर नए हैं तो उसी रणनीति को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग ये रिवीजन पर्पज से लेकर के आए हुए हैं, टेस्ट पर्पज से लेकर के आए हुए हैं। और जब आप आंसर टाइप करते हैं, आंसर सही निकलता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे मेरे तो सही निकला आंसर, और आंसर गलत होता है तो दिमाग में क्लिक कर जाता है कि अरे ये इसका आंसर ये नहीं ये था, तो आप एग्जाम में फिर वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए जरूर आंसर टाइप कीजिए। क्लियर? इसका सही आंसर दोस्तों कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी इस अधिनियम को 22 अप्रैल 2013 में। कब? 22 अप्रैल 2013। कैसे याद रहेगा? बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ कैसे आसान है। अरे परिवार कैसे होता है? हम दो हमारे दो, माता के बिना, माता माने महिला, तो महिला से याद होगी महिला उत्पीड़न वाला, ठीक है, महिला लैंगिक उत्पीड़न वाला। तो भाई महिला लैंगिक उत्पीड़न में हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो माने 22 हो गया, और दो को जोड़ेंगे तो अप्रैल चौथा महीना हो गया, 4 चौथा महीना लीजिए, तो 22 अप्रैल ऐसे हो गया। और 2013 तो इस अधिनियम में ही लिखा हुआ है, याद हो गया ना? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निम्नलिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न जो है निम्नलिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। किस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है? संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 21 के अधीन, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के अधीन, या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अधीन? बताइए आप सब। सर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, मैंने बोला ना कि मैं जिस स्तर के क्वेश्चंस लेकर के आता हूं आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, उस स्तर के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है ना। ये बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, उनके आधार पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सबको समाहित करके डिजाइन किया हूं, इसलिए ध्यान रखिए, जरूर इनसे जुड़ करके अपने आप को लाभ सुनिश्चित कीजिए। कहीं आप कहीं से पढ़ रहे कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन यहाँ करते चलिए, आंसर टाइप कीजिए कीजिए कीजिए। चलिए सर, इसका राइट आंसर है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के अधीन। क्लियर हो गई बात? तो तीनों ही आंसर डी इसका सही आंसर है कि महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निम्नलिखित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो अगर आप किसी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा दो आपको कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, लैंगिक भेदभाव करता है कार्यस्थल पर, तो जो भेदभाव वो कर रहा है वो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, वो व्यक्ति किस अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है?
तो अगर वह व्यक्ति महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, लैंगिक उत्पीड़न करता है, प्रताड़ित करता है उनको, है ना, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 इन तीनों ही अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहा है, वह व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है, वह स्त्री नहीं। क्लियर हो गई बात है? समझ में गए बात आप? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण अधिनियम 2013 पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 22 अप्रैल 2013 को तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी, मगर देश भर में कब लागू हो गया? 22 अप्रैल 2013 को ही जिस दिन स्वीकृति दी थी उसी दिन से लागू हो गई क्या, या उसके अगले दिन 23 अप्रैल 2013 से हो गई, या 9 दिसंबर 2013 से हो गई, या 1 जनवरी 2014 से हो गई? बताइए सर। राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी 22 अप्रैल 2013 को, मगर यह लागू हुआ पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया 9 दिसंबर 2013 को। कब? 9 दिसंबर 2013 को। क्लियर हो गई बात? ठीक है, कैसे याद रहेगा? 9 दिसंबर 13, तो 9 12 13, दिसंबर 12वां महीना है, तो 9 12 13, 9 12 13। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो 22 अप्रैल 2013 को स्वीकृति मिली और 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अधीन समुचित सरकार है। मतलब समुचित सरकार का मतलब क्या समझते हैं? समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार होती है, समुचित सरकार मतलब राज्य सरकार होती है, समुचित सरकार का मतलब ए और बी दोनों मतलब केंद्र राज्य दोनों सरकार होती है, या समुचित सरकार का मतलब स्थानीय प्रशासन होती है, पंचायती राज, नगरीय निकाय, ये सब चीजें। स्थानीय शासन मतलब आपके पंचायती राज, नगरीय निकाय। बताइए, बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन है, एकदम निम्न स्तर का क्वेश्चन है। आप अगर इसको भी नहीं जान पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं कि आप सिलेक्शन नहीं पा सकते, अभी पा सकते हैं, मेहनत अधिक करना पड़ेगा, है ना। मेहनत कीजिए, कॉन्फिडेंस का भी लूज नहीं करना है। इसका सही आंसर दोस्तों ए और बी दोनों, अर्थात समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों मिला करके बनते हैं समुचित सरकार। क्योंकि इस नाम से देखिए, समुचित का मतलब समूह बना हुआ है, समूह कभी भी एक आदमी को नहीं बनता। दो लोगों का समूह है, एक केंद्र सरकार का समूह, एक राज्य सरकार का समूह, दोनों से मिलकर के बनी समुचित सरकार। आप ऐसे समझ लीजिए। क्लियर होगी बात? चलिए, सम शब्द का मतलब ही होता है सम कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दिया आपने केंद्र राज्य को। चलिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्यर्थी है। कौन है प्रत्यर्थी? शब्द का मतलब क्या है? बोला ना, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने, इनको अच्छे ध्यान में रखिए और इसी स्तर पर तैयारी करके जाइए। मेरा उद्देश्य केवल रिवीजन कराना है आपको उस अधिनियम का, कि आप ध्यान से किस स्तर पर आपको पढ़ना है कि नॉलेज हो सके। आप ऑब्जेक्टिव पहले देख करके फिर जाके थ्योरी पढ़ लीजिए कि भाई अरे यार इस स्तर के क्वेश्चन पूछते हैं, अधिनियम को इस तरीके से पढ़ना है, आपको सही गाइडेंस मिले, मेरी यही उम्मीद रहती है। तो प्रत्यर्थी शब्द का मतलब है कौन? व्यथित महिला, जिसके साथ गलत किया जा रहा है वह महिला, जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। या प्रत्यर्थी का मतलब कि उस महिला ने जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया है वो बोल रहे हैं दूसरे में। सी, राज्य सरकार को बोलेंगे भाई प्रत्यर्थी, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर बताइए आप, टाइप कीजिए अपना आंसर। इसका राइट आंसर है क्या? सर का राइट आंसर है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। क्या किया है? जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने परिवाद किया है। इसका मतलब भाई कि मैं हूं जो महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं, उसको मार रहा हूं, पीट रहा हूं, धमका रहा हूं, डरा रहा हूं, सब भेदभाव कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, किसी तरीके से उसको प्रताड़ित कर रहा हूं, तो मैं हूं वह प्रत्यर्थी व्यक्ति जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट कर दिया है। क्लियर? उस महिला ने जो व्यथित है मेरे अत्याचारों से। क्लियर कोई बात? हालांकि मैं हाथ जोड़ता हूं भैया, मैं महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं इस कैटेगरी में कभी नहीं आ सकता है। चलिए ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का आवाज थोड़ा घरघरा रहा है, बैठा हुआ है, इसके रीजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत खुशखबरी का रीजन। आज हरेली के बाद का दिन है ना। तो आप हरेली के बाद के मतलब हरेली के बाद, हरेली हम एंजॉय कर चुके हैं, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आपके लिए ये कर रहा हूँ मैं। तो आपको बता दूं मैं कि हरेली में हमारे जितने भी छात्र छात्राएं थी ऑफलाइन में जुड़ी हुई, छात्र छात्राएं दोनों, सबको बुलाया गया था। एक भव्य हरेली आयोजन का आपका आयोजन किया गया था, भव्य हरेली पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने स्थानीय खेल खेले, जिसमें हम लोगों ने चम्मच दौड़, ऐसे मुंह में चम्मच फंसा के नींबू रख के चम्मच दौड़ करवाया लड़की लड़कों के बीच में, है ना। आपके रस्सा कस्सी करवाई, पिट्ठुल खिलवाया, गेड़ी चाल चलवाई, और फिर लास्ट में डांस भी किए सब लोगों ने छत्तीसगढ़ी सॉन्ग्स पे, और बहुत कुछ हुआ।
उनके स्वल्पाहार का व्यवस्था किया गया था, चाय नाश्ता वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था थी, पानी वानी हर एक चीज़ की, डीजे सॉन्ग्स वगैरह सब चीज़, मतलब अद्भुत रूप से उसको लोगों ने एंजॉय किया और मैं बहुत गदगद हो गया, क्योंकि हमारे डॉक्टर सर विजय कुमार द्विवेदी सर जो है ना, वो चाहते हैं कि बच्चे जी जान लगा करके पढ़ें, मगर बीच बीच में उनको माइंड रिफ्रेश होना चाहिए। वो इस माध्यम से लोगों को दिखाएं कि जीवन से पढ़ाई ही सब चीज़ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आप खेल से जुड़े रहें ताकि आपका स्वस्थ शरीर बना रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग पनपता है और स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। तो डॉक्टर सर को मैं दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन कराया और पूरा अर्जुना की टीम ने जी जान लगा करके इस आयोजन में अपना सहयोग दिया है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप भी कभी अगर नसीब हो सके तो अर्जुना क्लासेस से जुड़ करके ऐसे ही, और अर्जुना क्लासेस हर साल हरेली पर्व पे आयोजन करवाते हैं, हर साल आपके योग दिवस पे योग करवाते हैं, मतलब बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा करिकुलम कराते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में डेवलपमेंट है, जिससे और ज़्यादा आप फूले और ज़्यादा आप निखर के सामने आए। तो मैं पहली बार अर्जुना से जुड़ा था, मैं पहली बार ऐसे आयोजन में सम्मिलित हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव हुआ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं ही रेफरी था, खेल के समय पर सीटी लेके सीटी बजा रहा था। तो इसलिए आप भी कभी नसीब हो तो जरूर अर्जुना से जुड़िए और हमारे डॉक्टर सर से जरूर मिलिए आप, क्योंकि वैसे व्यक्तित्व का आपको मतलब सामने होना या अवगत होना उनसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर ही हो गया भाई, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा। तो पहले एक तो क्वेश्चन यही पता चल गया कि धारा 4 में क्या दिया है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन। तो अब ये क्वेश्चन ही पूछ लिया तो धारा 4 में क्या है बता देंगे। आंतरिक परिवाद समिति का गठन दिया गया है। अब समझते हैं कि आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा। केंद्र सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा, कलेक्टर करेगा, कार्यस्थल का नियोजक करेगा। तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा भैया कार्यस्थल का नियोजक। अभी कार्यस्थल का नियोजक का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी, मेरे यहाँ जेंट्स मेल फीमेल सभी के सब काम करते हैं और मेरे यहाँ से लैंगिक उत्पीड़न का कोई केस आ रहा है, तो ये मैं उस कार्यस्थल का जो नियोजक है, नियोजक मतलब जो मैनेजर है, मैनेजमेंट हूँ, मालिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीजों को निवारण करने के लिए कार्यस्थल पे एक नियोजक होगा, आपके कार्यस्थल पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करूं। तो उस नियोजक की जिम्मेदारी, उस मैनेजर की जिम्मेदारी, उस मालिक की जिम्मेदारी है तो अपनी कंपनी में जब ऐसे केसेस आ रहे हैं सामने तो एक आंतरिक परिवाद समिति का वो गठन करे। क्लियर हो गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 की धारा 5, 4 के बाद 5 ही बारी आ गई। धारा 5 के अधीन जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है, बताइए। जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर या उप कलेक्टर को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। आंसर टाइप कीजिए फटाफट फटाफट। सो द राइट आंसर इज ए और बी दोनों को ही। हाँ सब मारेंगे फटफट इसको मजिस्ट्रेट वाला देख करके, इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। कुछ कुछ एग्जाम्स को हर दिन में आप लगभग ऐसे मजिस्ट्रेट देख रहे थे, आपके दिमाग में वही दौड़ रहा था, और कुछ में अलग भी होता है, इसलिए याद रख लीजिए कि जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उप कलेक्टर, धारा 5 के अधीन जिलाधिकारी के रूप में इन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। तो इनके लिए मतलब इस केस को हैंडल करने के लिए, इसका मतलब क्या होता है, जिलाधिकारी बता दे रहा हूँ कि जिले में जो भी ऐसा केसेस हो रहा है महिलाओं से उत्पीड़न वाला, उसको हैंडल करने वाला अधिकारी कौन है। तो हमारे किसी भी जिले में महिलाओं से उत्पीड़न को हैंडल करने के लिए, उसको रोकने के लिए ऐसा एक अधिकारी होगा, वो अधिकारी या तो खुद जिला मजिस्ट्रेट होगा डीएम साहब, या अपर जिला मजिस्ट्रेट होगा एसडीएम साहब, या कलेक्टर साहब होंगे या उप कलेक्टर साहब होंगे। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और डीएम साहब होंगे, उसी स्तर के व्यक्ति हो सकते हैं ये इस काम को हैंडल करने के लिए। क्लियर हो गई बात। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ना और आंसर मारना नहीं, उसको समझना जरूरी है और हम ऑब्जेक्टिव में समझ के पढ़ेंगे। चलिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 की धारा 6 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। किसका? स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, जिलाधिकारी की। इसमें धारा 6 के तहत बोला है ना, धारा 4 के तहत था, हाँ अभी धारा 6 के तहत। तो राज्य सरकार द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, कलेक्टर द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, किसके द्वारा? स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। सो द राइट आंसर इज जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। ठीक। और जिलाधिकारी कौन हो सकता है? पीछे ही पढ़े इससे पहले धारा 5 में ही। जिलाधिकारी कलेक्टर, आपका डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब, डीएम साहब हो सकते हैं।
क्लियर होगी बात? तो वही है जो कि स्थानीय परिवार समिति का गठन करेंगे धारा 6 के तहत। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कर सकेंगी, मतलब कोई भी व्यथित महिला जो इस चीज से प्रताड़ित हो रही है उनको व्यथित महिला कहा जा रहा है, जो अपनी व्यथा सुनाए कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, कार्यस्थल पर कोई भी व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कर सकेंगी, तो लैंगिक उत्पीड़न पे वो कंप्लेंट कर सकेंगी 1 महीने के भीतर भीतर, 2 महीने के भीतर भीतर, 3 महीने के भीतर भीतर, 6 महीने के भीतर भीतर। कितने दिन के अंदर अंदर उनको कंप्लेंट करना होगा अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो? बताइए, आपको खुद महिला है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप फीमेल सुपरवाइजर बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ भी हो सकता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कितने दिन के अंदर आपको कंप्लेंट करना है। सो राइट आंसर इज मेरे दोस्तों 3 माह के भीतर भीतर। तो 3 महीने का समय रहता है ना। अब देख रहे हैं कि यार ठीक है मेरे साथ गलत हो रहा है, 1 महीना देखती हूँ ठीक हो जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए 2 महीने देख रहे नहीं हुए, तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने का समय है। उस 3 महीने में आप कभी भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, पहले दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी। क्लियर? चलिए, तो 3 महीना याद रख लीजिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अधीन जांच पूरी की जाएगी। आप कंप्लेंट अब कर दिए 3 महीने के अंदर अंदर, अब जैसे आप कंप्लेंट कर दिए तो जांच कितने दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए भाई? ये तो ऐसे सरकारी अधिकारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल तक जांच ही कर रहे हैं, तो आप तो प्रताड़ित हो जाएंगे। नहीं, इसलिए रखा गया है कि अगर कंप्लेंट होता है 3 महीने के अंदर अंदर तो जांच कितने दिन के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए, वो दिया है 11(1) में, याद रखिएगा। तो 30 दिनों के भीतर भीतर जांच पूरी होनी चाहिए, 45 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर। आप बताइए आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसका आंसर है सर 90 दिनों के भीतर भीतर कंप्लेंट करना होगा। इसका मतलब समझ गए, उधर 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट करना है और इधर वैसे ही लगभग 3 महीने को हम लगभग 90 दिन मानते हैं, ऐसा हो जरूरी नहीं है कि हो, तो वहां 3 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट करना है और यहाँ 90 दिन के भीतर भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। क्लियर? जिस दिन से कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया उससे एग्जैक्ट 90 दिन के भीतर भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं? तो उनको दंड दे सकते हैं न्यायालय, दंडनीय अपराध की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये देखते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये कर सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जो होंगे वो ये कर सकते हैं, या ए और बी दोनों ये कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अगर किसी कार्यस्थल पर महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है इस अधिनियम 2013 के अधीन, तो दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं। तो अत्याचार को दंडनीय अपराध की कैटेगरी में रख सकते हैं। कौन? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मतलब जो मेट्रो सिटीज होते हैं वहां के मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के हो वो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सर इसका ए और बी दोनों। तुक्का मारे होंगे, सबको सही हुआ होगा। आंसर आप पढ़े नहीं होंगे तो पढ़िए इस स्तर में, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर इजी करके लेकर के आया हूँ। एग्जामिनर घुमा देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। लिख देंगे केवल ए, केवल बी, ए और बी, ए या बी, ए और बी, ऐसा क्वेश्चन देंगे और आप कंफ्यूज जाएंगे इस ऑप्शन को समझने में। ए और बी, ए या बी क्या होता है? हाँ, इसलिए ध्यान रखिए। सही आंसर आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अधीन प्रत्येक अपराध होगा जो भी उनके साथ गलत किया जाएगा, वो अपराध की प्रकृति कैसी होगी? संज्ञेय होगी, असंज्ञेय होगी, संज्ञेय और असमनीय होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सर असंज्ञेय होगी। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ इतना बड़ा मुंह आप क्यों फाड़े सीरियल की तरह? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वाला। अरे भैया, क्योंकि इससे पहले जितना भी आप अधिनियम पढ़े थे वहां पे अपराध की प्रकृति होती थी स अ गा, स से संज्ञेय, अ से आपका क्या बोलते थे वो अजमानतीय, स अ गा, तो स से संज्ञेय, अ से अजमानतीय होता था। मगर यहाँ पर संज्ञेय नहीं है, यहाँ है असंज्ञेय, इसलिए बोला अ 3 बार याद रखेंगे कि सर 3 बार अ के थे, मतलब असंज्ञेय महिलाओं वाले केस में अ से असंज्ञेय है यहाँ की अपराध की प्रकृति, याद रखेंगे।
अब तक जितना अधिनियम आप इससे पहले क्लास में पढ़े सब जगह आप संज्ञेय प्रकृति के अपराध पढ़े हैं, ये इकलौता है जहाँ पे आप अभी असंज्ञेय पढ़े हैं, इसलिए टोक रहा हूं, इसलिए इतनी एक्टिंग कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अधीन नियम बनाने हेतु कौन सशक्त है? कौन नियम बना सकता है इनके लिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों? सो द राइट आंसर इज केवल केंद्र सरकार। अब जो है तुक्का मारेंगे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, हर बार की तरह देख देख के तुक्का मारे थे, ए और बी दोनों हो गए गलत। इसमें नियम बना सकते हैं केंद्र सरकार। क्लियर हो गई बातें? चलिए तो ध्यान रखिएगा। आइए, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में जिला अधिकारी किसको नियुक्त किया जा सकता है? किसको जिला अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है भाई? जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उप कलेक्टर को। किसको आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में जिला अधिकारी किसको नियुक्त नहीं किया जा सकता? किसको नियुक्त नहीं किया जा सकता? गौर करने वाली बात है, नहीं किया जा सकता बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिला अधिकारी किसको नियुक्त नहीं कर सकते? जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, उप कलेक्टर को। आप पढ़े हैं इससे पीछे कि किसको जिला अधिकारी बना सकते हैं? पढ़े थे ना? चलो अच्छे बच्चे जैसे बोलो यस सर। हाँ तो बताइए कौन है? हाँ चलिए आंसर टाइप कीजिए। सो द राइट आंसर इज न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिला अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मैं आपको पहले बोलता कलेक्टर साहब होंगे, हाँ सर, डीएम साहब होंगे, एसडीएम साहब होंगे, कलेक्टर साहब होंगे और उप कलेक्टर साहब होंगे। यहाँ देखिए जिला मजिस्ट्रेट दिए हैं डीएम साहब, अपर जिला मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब, आपके उप कलेक्टर आपका समझिए डिप्टी कलेक्टर, यहाँ इसलिए भाई, और एक कलेक्टर साहब, तो वो सब आपके जिला अधिकारी के पद पर नियुक्त होते हैं। और न्यायिक मजिस्ट्रेट सब तो हम पढ़े ही नहीं थे, इसलिए वो नहीं होंगे। क्लियर? चलिए, आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए कितने सदस्य या कर्मचारी होने आवश्यक हैं? अब ये भी जरूरी चीज है सर, किस धारा में करते हैं सब आप पढ़ चुके हैं, मगर अब आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए कितने सदस्य या कर्मचारी होने चाहिए, है ना? मतलब मेरे यहाँ ऑफिस चल रहा है भाई, मेरे यहाँ ऑफिस से लोग काम करते हैं, मेरे कम से कम कितने लोग हों जिसपे ऐसा कभी दिक्कत हो, महिलाओं से उत्पीड़न हो, तो कम से कम कितने लोग मेरे यहाँ काम करने वाले होने चाहिए ताकि मैं ऐसी किसी समिति का गठन कर सकूं उस मैटर को निपटाने के लिए? 20 लोग होने चाहिए, 10 लोग होने चाहिए, 30 लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए? बताइए। तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने के लिए लगभग होने चाहिए आपके 10 सदस्य। तो 10 सदस्य या 10 कर्मचारी होने आवश्यक हैं कि कम से कम आपके यहाँ 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तभी आपके यहाँ आप आंतरिक परिवाद समिति का गठन कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आप भाई 4-5 लोगों को लेकर कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी आप भेदभाव करेंगे तो आदमी काम छोड़कर चल जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी संस्था है, आप ही को नुकसान होगा, आप ही को स्किल लेबर नहीं मिलेगी, इसलिए आप वहाँ भेदभाव नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, तो कम से कम 10 लोग जिनके यहाँ काम करते हो उनके यहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन हो सकता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। बोला प्रश्न समझते हुए पढ़ेंगे हम। आइए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो क्या परिवाद समिति एवं और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है? बताइए कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवाद समिति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो भी परिवाद समिति बनती है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? राइट आंसर है सर कम से कम 3 वर्ष। कैसे रहेगा? 3 माह था, 90 दिन था, 3 90 वाला, हाँ 3 9 से 90 वाला, और फिर 3 वर्ष। तो हम 3 वर्ष कार्यकाल होता है इस परिवाद समिति के सदस्यों का। एक बार समिति बन गई वो 3 साल तक के लिए बनी रहेगी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अधीन स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है? किसका स्थानीय परिवाद समिति का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, जिला अधिकारी करते हैं, केंद्र सरकार करती है, पुलिस अधिकारी करते हैं? बताइए कौन करते हैं भैया स्थानीय परिवाद समिति का गठन? राइट आंसर है, टाइप तो करो यार, काहे सो गए हो? चलो चलो टाइप करो। जिला अधिकारी, क्योंकि जिला अधिकारी को जिसमें सारी शक्ति दी गई थी ना। जिला अधिकारी कौन हो सकते हैं? कलेक्टर, अपर कलेक्टर, है ना, आपके जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, तो कलेक्टर साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, इन्हीं लोग जिला अधिकारी होते हैं और यही आपके स्थानीय परिवाद समिति का गठन कर सकते हैं।
दो शब्द यहाँ पे, एक आंतरिक परिवाद समिति, एक स्थानीय परिवाद समिति है। आंतरिक मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समिति का गठन कर रहे हैं, और स्थानीय मतलब आप जिले स्तर पर समिति का गठन कर रहे हैं। क्लियर, अंतर मत कीजिएगा, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। स्थानीय परिवाद समिति, आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक मतलब अंदर है किसी कंपनी के। चलिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम में अपने निष्कर्षों की जांच रिपोर्ट आंतरिक या स्थानीय समिति द्वारा कितनी अवधि में पेश की जाती है? देखिए, कंप्लेंट होना चाहिए सर 3 माह के भीतर भीतर, जांच हो जानी चाहिए 90 दिन के भीतर भीतर, और रिपोर्ट कितने दिन के अंदर पेश करना है ये बोल रहा है। 30 दिन, 10 दिन, 60 दिन, 90 दिन। सो द राइट आंसर इज सर 10 दिन के भीतर। जैसे आपकी जांच कंप्लीट हो जाए उसके 10 दिन के भीतर भीतर आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर। तो 3 महीने के अंदर मैंने कंप्लेंट किया, 90 दिन के भीतर उन्होंने जांच किया, और जांच कंप्लीट होने के बाद वो 10 दिन के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 में यदि नियोजक अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उसे कितना दंड दिया जाएगा? नियोजक मतलब अगर उस कंपनी का मैनेजर, मालिक इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? 2 वर्ष का कारावास कर दिया जाएगा उसको, 1 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा, 50,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, या 3 वर्ष का कारावास लिया जाएगा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने मालिक, जो कंपनी के मालिक हैं, अगर वो आपके लिए इस अधिनियम का पालन नहीं करते हैं अपने यहाँ, तो उनको इतनी सजा हो सकती है। सो द राइट आंसर इज उनको 50,000 रुपए जुर्माना देना होगा अगर इस अधिनियम का पालन, इस अधिनियम को बंधों का पालन नहीं करते हैं। तो कितना? 50,000 रुपए। और उसके बाद बार बार वैसी कंप्लेंट आ रही है तो ये जुर्माना और बढ़ सकता है और कारावास भी हो सकती है। और शुरुआती स्तर पे आपका रखना है 50,000 रुपए उनको जुर्माना लग सकता है। लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे किसी अगले क्लास के साथ। अरे उस पर जरूरी बात करूंगा, सुन लेना थोड़ा है। प्रश्न 20, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद आंतरिक समिति को किस रूप में कर सकेगी? क्या बोला सर क्वेश्चन? कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोषण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद आंतरिक समिति को किस रूप में कर सकती है? तो आंतरिक समिति के पास जाकर के, जैसे कोई कंपनी है, मेरे काम कर रहे हैं, कम से कम 10 लोग होने चाहिए तो मैं बना सकता हूँ आंतरिक समिति। मेरे 500 लोग काम कर रहे हैं, मैं समिति बना दिया हूँ, एक आंतरिक परिवाद समिति, जो कंपनी के अंदर है इसलिए आंतरिक परिवाद समिति। अब उसको महिला को कंप्लेंट करना है तो 3 महीने के भीतर भीतर करना, सब चीज अलग जगह पे। कंप्लेंट करना है तो आकर के उस आंतरिक परिवाद समिति में कैसे कंप्लेंट करेगी? मौखिक तौर पर सर मुझे को ऐसा ऐसा छेड़ा गया था, या लिखित तौर पर कि मेरे साथ ये बदतमीजी हुई? वही बात बोल रहे हैं कि मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, उपरोक्त दोनों। इसका सही आंसर ये किसी रूप में नहीं। सो द राइट आंसर इज उपरोक्त दोनों। मतलब वो महिला सब लिखित मारेंगे, क्योंकि आपको पता सर कंप्लेंट तो सर आपको लिखित रूप में देना होता है, मगर नहीं, यहाँ पर मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में वो कंप्लेंट अपना रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हालांकि जब वो मौखिक रूप में अपना कंप्लेंट लिखेंगी तब भी जो आपकी आंतरिक परिवाद समिति है वो उसके लिखित रूप में नोट कर लेगा कि महिला का नाम ये, इसका ज्वाइनिंग डेट ये, इसका ये डिटेल है, इसका ये कंप्लेंट है, इसके अधिकारी के खिलाफ है, ये खत्म बात है ना। तो मौखिक और लिखित दोनों ही रूप में वो कंप्लेंट कर सकती हैं। बात क्लियर रहेगा? चलिए, अब इस लास्ट क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जिला अधिकारी एक संक्षिप्त रिपोर्ट के रूप में भेजेंगी। किसको भेजेंगी? तो जो भी आपकी होगी सब, है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति दोनों ही के द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट को जिला अधिकारी जो हैं वो एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? राज्यपाल को भेजेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे, महिला आयोग को भेजेंगे, राज्य सरकार को भेजेंगे। किसको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, महिला आयोग, किसको भेजेंगे? आंसर टाइप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फट 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 टाइप कीजिए। इस पुस्तक से ले लीजिएगा भाई, मार्केट में इससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। 2023 के आंकड़े आपको नहीं मिलेंगे कहीं, है ना। सही आंसर सर इसका राज्य सरकार को भेजेंगे। जो भी जिलाधिकारी होंगे वो राज्य सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना करके भेजेंगे कि ये महिला थी, इनके साथ ये उत्पीड़न हुआ था, इस कंपनी के अंतर्गत हुआ था, इतने दिन के अंदर जांच बैठी, इतने दिन के जांच की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का फाइनल ये निकला, हम लोगों ने ये एक्शन ले लिया है, ये रिपोर्ट रहा आपके पास। क्लियर? तो राज्य सरकार के पास इस तरीके से रिपोर्ट भेजेंगे। क्लियर हो गई बात? और कौन भेजेंगे? आपके जिलाधिकारी ही भेजेंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लियर? चलिए भाई, तो अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।
आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मगर अलविदा लेने से पहले एक बहुत जरूरी बात मैं बोलूँगा, एकदम मैंने बहुत पहले भी आपको 2-3-4 क्लास में लास्ट में बताया था मैं कि लगातार आप लोग मेरे वीडियो शेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरा जो देखिए हर किसी का एक विजन होता है, दृष्टि होती है। मेरा विजन दृष्टि था कि यार उस फीमेल को, उस लड़की को, उस बालिका को ये क्लास मिल सके जो कहीं से कोर्स परचेस नहीं कर पा रही है, उसका सिर्फ एक माता पिता का मोबाइल और उस संसाधन से पढ़ना चाह रही है। आप सब दयनीय स्थिति में किसी कोने में कोई लड़की बैठी है जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है, सब चीज़ हो रही है, मगर शायद इस जॉब से उसका पूरा जिंदगी संवर जाए, उसको जीने की उम्मीद आ जाए, जो जीने को उम्मीद खो चुकी है, वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, मगर वो हो नहीं रहा है क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही बोला था कि आप फीमेल हैं, आप लोग अगर दर्द नहीं समझेंगे, अपने समाज में जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति आप खुद जानते हैं, और आप इसको शेयर नहीं करेंगे उनका दर्द समझ करके कि हाँ सही में किसी तक पहुंचना चाहिए वीडियो, तो फिर और कौन करेगा? जब महिलाओं के लिए महिलाएं ही आगे नहीं आएंगी तो और कौन आएगा? और मेरे लगातार बोलने के बाद भी आप लोग वीडियोस को अच्छे से शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे होता है कि दिल को ठेस पहुंचता है। क्योंकि देखिए कोई भी रिश्ता दो तरफ से निभता है। मैं अपनी तरफ से अपने कमिटमेंट को पूरा किए जा रहा हूँ कि आपको हर एक क्लास लेके आते जा रहा हूँ, अच्छे तरह के क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, हर एक चीज़ करते चल रहा हूँ, मगर आप लोगों ने एक भी बार वीडियोस के लाइक लगातार गिराते गए, शेयर्स गिराते गए, कमेंट्स गिरते गए, चैनल से सब्सक्रिप्शन गिरते जा रहे हैं। आप लोग मतलब पढ़ी लिखी चीज़ों को आप व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं लगा पा रहे हैं, वैसे किसी और कॉमेडी जोक और किसी भी अन्य चीज़ों का फट स्टेटस लगा देते हैं, मगर पढ़ाई की चीज़ों को नहीं लगाते हैं। तो ये मेरा लास्ट वार्निंग था जो आपको पहले दे चुका था, अभी लास्ट नहीं है। अब ये क्लासेस लास्ट में पढ़ाना था भाई, इतना मैं रख चुका था रेडी करके, इसलिए पढ़ा दिया। अब ये क्लासेस मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब मुझे ये उम्मीद ही नहीं है कि भाई आप लोग सुधार करेंगे, क्लासेस को शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, तो फिर मैं क्लासेस, मेरी भी कमिटमेंट है ना, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ भाई, बंद हो रही है क्लासेस। अब आप अन्य अपने साधन से अच्छे से पढ़िए। मैं यही दुआ करूँगा कि आप सिलेक्शन के लिए पढ़िए, अंतिम सिलेक्शन के लिए पढ़िए। आपको सिलेक्शन लेना ही है, किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में आपको सिलेक्टेड होना ही है, तो अपनी जी लगा करके आप पढ़िएगा। मेरा जहाँ तक सहयोग सुनिश्चित था मैंने वहाँ तक अपना सहयोग दिया है। अब आप सबसे मैं अलविदा लेता हूँ। हाँ, अगर आप लोगों का छोड़िए फिर क्या उम्मीद दूँ कि फिर आप लोग कुछ करेंगे तो फिर मैं लेकर आऊँगा, पढ़ाऊँगा नहीं। अब आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, पोस्ट लेना है किसी भी हाल में, यही बात मैं आप सबसे कहूँगा। क्लियर हो गई बातें? अब आपको क्लासेस में यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, क्योंकि कोई भी रिश्ता दो तरफ से निभता है और मैं एक तरफा निभाया जा रहा था, है ना, तो एक तरफा आशिक हमेशा साइको हो जाता है, बस वैसी वाला केस है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुआ करूँगा कि आप हमेशा ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। और जल्द से जल्द महिला परीक्षक बन करके हमारे संस्थान में मिलने जरूर आए, हमारे डायरेक्टर सर से, मुझसे, इसलिए जरूर आप कहीं भी जिले में हो, जैसे अगर आप में से कोई भी सेलेक्ट होता है तो जरूर मिलने आइएगा, ठीक, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। और उस पुस्तक से जुड़ जाइएगा, 299 से कोर्सेज स्टार्ट है, वो वीडियो देख लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट वाला। वो टेस्ट अपने आप में कंप्लीट तैयारी है, तो टेस्ट से जुड़िए, ये इन्वेस्टमेंट है, जीवन का अंतिम इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी महिलाओं के लिए नहीं है। क्लियर होगी बात? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो किसी और चीज़ में मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो किसी न किसी वीडियो में मिल ही जाएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।